डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 1 के क्वेश्चन आंसर फिर से आपको भेज रहे हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि उनका फेयर वर्क पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए ये प्रश्नों के उत्तर भेज रहे हैं। तो आप लोग अब अपना फेयर काम पूरा कर लें जिन लोगों का नहीं हुआ है, और जिनका हो गया है वो भी एक बार अपना मिलान कर लें, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है या कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है। इसके बाद आप प्रश्नों को अपनी बुक से देखते जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका इधर पे, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। और का नंबर पर एक रिक्त स्थान है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को तो रिक्त स्थान में लिखेंगे फसल कहते हैं। अगला है खा नंबर का, फसल उगाने के प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, तो इसमें तैयारी रिक्त स्थान में लिखना है। अगला है गा नंबर का प्रश्न, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे, तो तैरने रिक्त स्थान में लिखना है। अगला प्रश्न है घा नंबर का, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं, तो इधर पे जल और पोषक रिक्त स्थान में लिखना है। अगला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आपके बुक में पूछे गए हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। भारत में फसलें 2 प्रकार की होती हैं, पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल। अब खरीफ फसल वे फसलें हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा जून से सितंबर तक होती है, यानी जून से सितंबर के बीच बोई जाने वाली फसल। तो इनमें उदाहरण कौन से, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। अब दूसरा रबी फसल, तो शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो रबी फसलें कहलाती हैं। इसका उदाहरण हैं गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। तो आपका प्रश्न क्रमांक 3 दिया है बुक में, उसमें है निम्न के 2 उदाहरण दीजिए, यानी खरीफ फसलों के 2 उदाहरण दीजिए और रबी फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इधर पे देखो आपको खरीफ फसलों के 2 उदाहरण मिल जाएंगे, इधर पे रबी फसलों के 2 उदाहरण मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न क्रमांक 3 आप लोग स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बुक में प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो पहला है मिट्टी तैयार करना, तो यह फसल की तैयारी का प्रथम चरण है। इसमें मिट्टी पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को पलटने एवं पोला करने की क्रिया जुताई कहलाती है। यह कार्य हल एवं ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया से पौधे की वृद्धि अच्छी तरह से होती है। इसके बाद दूसरा जो वर्ड दिया हुआ है वो है बुआई। बुआई क्या होता है, तो यह फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले
अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। फिर सीड ड्रिल या छिड़काव विधि द्वारा बीजों की बुआई की जाती है। अगली हेडिंग है आपकी निराई। तो खेतों में फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं, यानी जिनको हम उगाते नहीं हैं और फिर भी उग आते हैं, तो वो अवांछनीय पौधे। इन खरपतवारों को हटाने की क्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं दोनों के लिए विषैले हो सकते हैं, साथ ही ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। रसायनों के प्रयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। और खरपतवार नाशी का उदाहरण है 2,4-D। इसके बाद अगली हेडिंग है थ्रेसिंग। तो काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इसके लिए हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है, जो हार्वेस्टर एवं थ्रेसर का संयुक्त रूप है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 आप पुस्तक से देखेंगे अपनी। इसमें क्या है, स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो उर्वरक ये मानव निर्मित लवण है, इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। इनसे मिट्टी में ह्यूमस नहीं मिलता, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है। ये 4 पॉइंट हो गए। ऐसे ही खाद में यह प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है, दूसरा पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसी में, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। और चौथा पॉइंट है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहला है निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसल, मिट्टी एवं ऋतु पर में भिन्न भिन्न होती है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जल संरक्षित करने वाली विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग समतल भूमि में सिंचाई के लिए किया जाता है। इसमें पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित अंतराल पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है। घूमते हुए नोजल से लॉन या कॉफ़ी के खेती में छिड़काव किया जाता है। अगला इसका दूसरा जो एक सिंचाई की विधि है वो है ड्रिप सिस्टम या बूंद बूंद सिंचाई विधि। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों के बगीचों में, वृक्षों में पानी देने के लिए यह सर्वोत्तम तरीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो जल की अधिकता के कारण फसल नष्ट हो जाएगी। यदि फसल सुरक्षित रहती भी है तो उत्पादन कम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। तो 8 में क्या पूछा गया है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वर क्षमता का ह्रास होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 9 आप लोग स्वयं करेंगे। खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो प्रश्न क्रमांक 4 लिखवाया था उसमें जो निराई में जो आंसर दिया गया है वही प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। और प्रश्न क्रमांक 10
क्रमांक 10 में मैं केवल बोल दूंगी, आप लोग उसका सही क्रम लिख लेंगे। इसमें पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा खेत की जुताई करना, तीसरा खाद देना, चौथा बुआई करना, पांचवा सिंचाई, छठवां कटाई और सातवां फसल को चीनी मिल में भेजना। ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर पहले नहीं दिया था, वो बाद में दे रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ये सही जोड़ी का मिलान करना है। खरीफ फसलें क्या होती हैं? धान, मक्का। और रबी फसलें क्या होती हैं? गेहूँ, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया एवं सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद क्या है? पशु अपशिष्ट, गोबर और मूत्र एवं पादप अवशेष। क्रमांक 3 का उत्तर भी मैंने इधर पे लिख दिया है, तो आप लोग ये नोट कर लेना, वैसे मैंने बता भी दिया था। अब प्रश्न क्रमांक 11 आप स्वयं करेंगे, ये पहली करना है। और मैंने बार बार कहा है कि प्रश्नों को आप पुस्तक से, अपनी बुक से लिखेंगे।